निशिक स्वर प्रणम्य सागर जी महाराज की। चलिए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव अपनी ज्ञान की गंगा से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धं शुद्धं पडमीय जिणिन्दवर्णमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्यम्। गोमठ सारजी खंड ग्रंथराज के स्वाध्याय में संख्याओं का वर्णन गति मार्गणा में चल रहा है। किस गति के जीव कितनी संख्या में होते हैं, यह बताने के लिए नरक गति के जीवों की संख्या बताई जा चुकी है। त्रियंच गति के जीवों की भी संख्या बता दी गई है। क्रम अब मनुष्य गति के जीवों की संख्या बताने का है। गाथा नंबर 157। सैणी सुई अंगुल आदिम तदीय पद भाजी दे गुणा सामंड मनुष्य राशि पंचम कदि घण समापुन्ना। यहाँ कहते हैं सेणी सुई अंगुल। सुई का मतलब सूची, अंगुल माने सूच्य अंगुल। तो सूच्य अंगुल का आदिम माने पहला और तदी माने तीसरा। पद यानी कि वर्गमूल से भाजित, एक ऊणा, एक कम करके ये आ जाती है सामान्य मनुष्य राशि। ये सामान्य मनुष्यों की राशि है। पंचम कदी यानी पाँच की कृति, पांचवी कृति। कृति का मतलब वर्ग होता है। तो पांचवी कृति उसका घन, उसके समान माने बराबर, पुण्य माने पर्याप्तक मनुष्य होते हैं। ये जो गाथा में लिखा है, अब इसको समझना है कि इसका भाव क्या निकल रहा है। पहले सामान्य मनुष्यों की राशि बताई और फिर बाद में पर्याप्त मनुष्यों की राशि बताई। जो सामान्य मनुष्यों की राशि है, तो सामान्य मनुष्यों की राशि असंख्यात में जा रही है। मनुष्य वैसे तो संख्यात होते हैं, लेकिन पर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा से संख्यात कहे जाते हैं। जब सभी मनुष्यों की हम संख्या गिनेंगे तो उसमें पर्याप्त भी आएंगे, अपर्याप्त भी आएंगे। तो अपर्याप्तों की अपेक्षा से असंख्यात मनुष्य हो जाते हैं। वैसे तो मनुष्य संख्यात ही होते हैं। तो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या जो आएगी वो संख्यात होगी, और अपर्याप्त मनुष्यों के साथ जुड़ने के कारण से वो असंख्यात हो जाएगी। तो सामान्य मनुष्य राशि में सभी गर्भित हो जाते हैं, पर्याप्त भी और अपर्याप्त भी। इसलिए यहाँ पर सूच्य अंगुल के आदिम वर्गमूल से पहले हम भाजित करें किसको? श्रेणी को। अब श्रेणी समझ में आ चुकी है। जगत श्रेणी है ना, 7 राजू प्रमाण, उसमें जितने प्रदेश होंगे उनकी जितनी असंख्यात संख्या होगी उतनी ही संख्या असंख्यात संख्या को हमें यहाँ पर लेना है। और उसमें हम सूच्य अंगुल का जो पहला वर्गमूल आएगा, सूच्य अंगुल भी बता चुके सब आज। तो सूच्य अंगुल का जो पहला वर्गमूल आएगा उससे पहले हम श्रेणी को भाजित करें। जो लब्ध आए, जितनी हमें उससे भाग देने के बाद में जो बचे, जो लब्ध आए, उस लब्ध में फिर हम तीसरे वर्गमूल का भाग दें। यानी कि सूच्य अंगुल के ही तीसरे वर्गमूल का भाग फिर हम उसी लब्ध में दें। फिर जो आए
उसमें हम एक कम कर दें, इतनी जो संख्या आएगी वो कहलाएगी सामान्य मनुष्यों की राशि, है ना। तो ये सब हम असंख्यात में ही असंख्यात का भाग कर रहे हैं, तो वो सब संख्या असंख्यात ही आती है। इसलिए सामान्य मनुष्यों की राशि पहले बता चुके हैं, सूच्यंगुल क्या होता है ना। तो जो अब बता चुके हैं उसको अब उसी प्रवचन से सुनना है। अन्यथा विषय का विस्तार हमेशा बना रहेगा, क्योंकि श्रावक नए नए बैठे रहेंगे रोजाना, तो रोजाना हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा और गाड़ी वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो इससे जो ठीक पहले वाली गाथाओं में जो स्वाध्याय हुआ है उसमें ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो सूच्यंगुल का असंख्यात्मा भाग, इतना तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि सूच्यंगुल जो है वो बड़ा है कि जो जगत श्रेणी है वो बड़ी है, जगत श्रेणी बड़ी है। तो ये पल्योपम के बाद में सागरोपम, अब ऐसे समझ लो, पल्योपम सागरोपम, फिर उसके बाद में सूच्यंगुल, असंख्यात का बढ़ता हुआ ये क्रम समझ लो। तो उसका ही जो है हमें प्रथम वर्गमूल उसका निकाल करके उस जगत श्रेणी जो आती है उसमें भाग देना है, जितना प्राप्ति हो फिर उसी सूच्यंगुल का तीसरा वर्गमूल निकाल करके उसी में फिर से भाग दे दें, जो प्राप्ति हो उसमें एक कम कर दें, ये सामान्य मनुष्यों की राशि आ जाती है। इसी को समझ करके ये यहाँ पर इतना ही जरूरी है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है पंचम कदि घण समा पुण्य, पर्याप्तक जो मनुष्य होते हैं वो कितने होते हैं उसको यहाँ समझना है। पंचम कदि, कदि माने है वर्ग, जो वर्ग है वो पांचवा वर्ग लेना है। तो आपको जब कभी भी संख्याएं पढ़ाई जाती हैं तो उसमें बहुत तरीके की संख्याओं के निकालने के क्रम बताए जाते हैं। वो बहुत सारे क्रम इस गणित के माध्यम से जगह जगह पर बताए गए हैं। जीवकांड ग्रंथ में भी, लब्धि सार आदि ग्रंथों में भी, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में भी सब गणनाओं के क्रम दिए गए हैं। तो उनमें एक चीज़ आती है द्विरूप वर्ग धारा, क्या बोलते हैं, हाँ, दो रूप को आदि लेकर के उसको वर्ग बनाओ और उसके वर्ग करते चले जाओ, तो उसकी जो धारा बनेगी उसको बोलेंगे द्विरूप वर्ग धारा, है ना। कठिन कुछ नहीं है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्विरूप वर्ग धारा माने दो का आपको वर्ग बनाना, तो दो का स्क्वायर करना, तो दो दूनी चार, ठीक है ना। फिर चार का भी आप वर्ग करो, चार का स्क्वायर करना है, तो ये चार का स्क्वायर इस तरीके से होगा, तो ये 16। फिर 16 का भी स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर 32 होता है, 256 हो जाएगा। पढ़ी लिखी नहीं है। स्क्वायर माने स्क्वायर ही होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, है ना। 16 का स्क्वायर का मतलब हुआ 16 में 16 का गुणा करना, है। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स 10 तक भी बताई जाती है सब चीज़ें। तो फिर इसका स्क्वायर करो, किसका, 256 का। है किसी के पास कैलकुलेटर? निकाल के बताओ, हैं? ये आएगा 15,536। समझ आ रहा है? अब ये जो हम करते चले जा रहे हैं इसी का नाम है द्विरूप वर्ग धारा। कितना? 2 दूनी 4, अच्छा हाँ, सॉरी 65,536, ठीक है ना। तो अब इसी को हम ये कहेंगे, ये हमारा द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान है। ये द्विरूप वर्ग धारा का ये पहला स्थान है। पहला दो संख्या थी, उसका पहला जो हमने वर्ग किया तो वो ये आया। दूसरा स्थान क्या आया? 16। तीसरा स्थान 256। चौथा स्थान 65,536। अब इसको सीख लो। शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द लिखा रहता है पनट्ठी। क्या बोलते हैं? पनट्ठी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, शॉर्ट में समझने के लिए, क्योंकि ये पनट्ठी माने 65 से शुरू हो रही है संख्या, इसलिए इसका नाम क्या है? पनट्ठी, है ना। तो पनट्ठी माने 5 में षष्ठी का 60 जुड़ गया है, तो 65 से संख्या शुरू हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पनट्ठी।
ठीक है ना। अब इसका भी वर्ग करो, ये जो आया 65,536, इसका भी करो स्क्वायर, ये कृति कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं शास्त्र में? कृति। जो हम वर्ग करते जाते हैं ये कृति कहलाता है। अब इसको निकालो, 65,536 का स्क्वायर कितना आएगा? अब जो भी आए मैं आपको इतना बता रहा हूं कि 42 और समथिंग कुछ डिजिट होंगी। 42 इसकी शुरू में आएगा, 42 शुरू में आएगा, है ना। बाकी 94, 96, 72, 96 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो ठीक है, लिख ही लो। 42, 94, 96, 72, 96, 73 नहीं, 72 ही होगा, है। चलो जो भी हो, ये 42 से शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? बादाल। इसको क्या बोलते हैं? बादाल। 72 है कि 3 है? ये 72 है कि 3 लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ है। देखो अलग अलग। अब मल्टीप्लाई जल्दी कर नहीं पाओगे तुम लोग, कैलकुलेटर से निकाला कि लिखा हुआ बता रहे हो? 296। चलो कोई नहीं, ये क्या हो गया? ये हो गया बादाल। अब देखो जो काम की चीज है वो ये है, जो सूत्र में लिखा हुआ है पंचम कदी, ये इसके लिए निकाली। ये 5वीं कृति निकल के आ गई, माने 5वां वर्ग का स्थान। पहला वर्ग स्थान 4 आया, दूसरा 16, तीसरा 2 56, चौथा 65, 5वां आ गया बादाल। ये पंचम कृति आ गई, जो यहाँ लिखा है ना सूत्र में, पंचम कृति माने 5वां वर्गमूल। वो 5वां वर्ग, वर्गमूल नहीं, 5वां वर्ग, 2 का 5वां वर्ग स्थान ये बादाल कहलाता है। जहाँ कहीं बादाल लिखा हुआ आए वो समझ लेना 42 से वो संख्या शुरू हो रही है, जो 65 का स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, ये क्या हो गई? बादाल। अब क्या लिखा है? पंचम कदी घन। अब इसका घन करना है आपको, माने ये जो बादाल संख्या है 42 अंक से शुरू होने वाली, इसका क्यूब करना है। 42 डॉट डॉट इसका क्यूब, घन ये कहलाता है, क्यूब। तो क्यूब का मतलब हो गया इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसी, अभी तक तो आप स्क्वायर कर रहे थे, अब ये क्यूब हो गया, समझ आ रहा है? तो इसको 3 बार इसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, तब जो निकल के आएगा वो होगी सभी पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। समझ आ रहा है? वो कहलाएगी, वो इतना लिखा है पंचम कदी घड़ समा पुण्य, तो वो पर्याप्त मनुष्यों की संख्या आ जाएगी। आगे बात समझ में? अब ये जो जब हम इसको 3 बार क्यूब करेंगे तो इसमें अगर हम डिजिट देखेंगे, है ना, कितने अंक प्रमाण आ गई संख्या, तो ये शास्त्रों में लिखी मिलती है 29 अंक प्रमाण। कितने? 29 डिजिट आएंगे इसके। जब आप इसका क्यूब करके निकालोगे तो कितने अंक आएंगे? 29 उसके डिजिट आ जाएंगे। समझ आ रहा है ना? तो वो जो है 29 डिजिट प्रमाण, ये संख्या है किसकी? पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। अब ये मनुष्य कहाँ मिलेंगे? हैं? हाँ, ये केवल आपकी इंडिया के और विदेशों के सब मिलाकर के इधर क्षेत्र के मनुष्य नहीं हैं। ये सब जो मनुष्यों की संख्या है, जहाँ कहीं पर भी 2.5 द्वीप में मनुष्य होते हैं, उन सब मनुष्यों की संख्या इसके अंदर इंक्लूड है। चाहे वो विदेश क्षेत्र के हों, चाहे भरत ऐरावत क्षेत्र के हों, और उसमें भी चाहे वो जम्बू द्वीप के हों, चाहे धातकी खंड के हों, चाहे वो पुष्करार द्वीप के हों। अगर अधिक से अधिक होगी तो इतनी होगी, ये मान के चलो, है ना। अगर अधिक से अधिक संख्या होगी तो इसको क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है ना। अब देखो, इसी संख्या को निकालने का एक आगे गाथा दी गई है ना। अब उस गाथा से 29 अंक प्रमाण संख्या निकाली जाएगी। वो आपको गाथा पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, तललीन मधुग विमलम धूम शिलागा विचोर भय मेरु तटहरि खजसा होंतिहु
मानुष पज्जत संखंका। ये मनुष्य पर्याप्त, अंतिम पद में जो लिखा है ना, मानुष पज्जत संखंका, मानुष्य माने मनुष्य पर्याप्तकों के संखों का ये अंक है, अंक बताएगा इसमें। अब इसमें अंक तो कुछ है नहीं है, इसमें अक्षर लिखे हैं, तो अक्षर से अंक कैसे निकाले जाते हैं, इसका भी एक गणित है। क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ अंक लिख करके नहीं बताए, 2 3 4 5 ऐसे करके अंक नहीं लिखे, यहाँ क्या लिखा है, अक्षर लिखे हैं। तो अक्षरों से हमें अंक निकालना है ना। तो अक्षरों से अंक निकालने की एक विधि है कि जैसे जो अक्षर हैं क, ख, ग, घ, ञ, है ना, और च, छ, ये सॉरी छ ऐसा कहाँ बनेगा, ऐसा बनेगा च, छ, ज और झ, है ना। मतलब का से लेकर के झा तक ये 9 अक्षर हो गए। कितने? 9, है ना। बनाते जाओगे तो आपको समझ में आते जाएगा। इनको क्रम डालना है, इन पर अंक डालना है आपको, 1 से लेकर के 9, माने 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9, ये इनके अंक हो गए, ठीक है ना, 9 अंक हो गए। अगर कहीं पर इस गाथा में अब आपको जैसे मान लो झा लिखा हुआ मिले तो आपको वहां 9 लिख लेना है, ठीक है ना, अंक बनाने के लिए। गा लिखा हुआ मिले आपको कितना लिख लेना है, 3 लिख लेना है, ठीक है ना, ये ऐसे। तो एक तो ये हो गया, कवर्ग हो गया, चवर्ग, इसमें यहाँ छोड़ दिया अभी। फिर इसके बाद में टवर्ग लेते हैं, ट, ठ, ड, ढ, है ना, और ण। फिर त, इसमें भी 9 अक्षर लेने हैं, त, थ, द और ध। तो इसको भी वही अंक करेंगे अपन, 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 और 9। ये भी अक्षर अगर इस गाथा में कहीं लिखे हुए जिस तरीके क्रम में आएंगे हम उनके साथ में अंक जोड़ते जाएंगे, है ना, ये अंक लिखते जाएंगे पहले। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, प, फ, ब, भ, म। इनको हम 1 2 3 4 5 बस इतने ही लेंगे, ठीक है। फिर य र ल व आएंगे, य र ल व और श, स और ह। तो ये 8 अक्षर ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसमें कहीं पर जैसे गाथा में जो लिखा होगा स्वर आएंगे, कहीं पर ई की मात्रा आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है, वो सिर्फ गाथा बनाने के लिए है। तो स्वर का कोई भी वहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, है ना। लेकिन जहाँ पर केवल स्वर हो लिखा होगा तो स्वर को तो हम 0 लेंगे, स्वर को। और यहाँ जो यहाँ छूट गया है स्वर, ये वाला यहाँ, है ना, और न, क्योंकि धातु के लिया था अपन ने, तो ना भी, ये सबका मतलब शून्य लेना है, ठीक है ना। अब आपको ये नियम ध्यान में रखते हुए इस गाथा में जो लिखा हुआ है उसकी संख्या लिखना है। सबसे पहले बताओ, होमवर्क शुरू करें। क्या लिखा है, तल्लीन, त माने कितना अंक लिखना है, अरे 6वां अंक आ रहा है, हाँ लिखते जाओ। त माने 6, हाँ 6। फिर ला माने 11 लावा 3, फिर ला 3, फिर बोलो 0, ना का 0 आ गया, हाँ। फिर बोलो मधुग, है ना, माँ कहाँ है, पफा बाबा माँ, ये माँ 5 आ गया, हाँ। बोलो धा का कितना अंक आएगा, ये 9, हाँ 9। और ग का अंक 3। देखो तो आचार्यों ने किस तरीके से हमें समझाया है, हम उसको समझने की कोशिश तो करें, है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। ये लिखते गए 6 3 3 0 5 9 है 3। फिर आगे बोलो क्या हो गया, मधुग वी म ल वा, है ना, क्या आया 4, माँ का 5, ला का
3, ये हो गया विमल। फिर क्या लिखा है? धूम, धूम में धा का 9 और माँ का 5। ठीक है, फिर लिखो आगे। 29 अंक बनाने हैं है ना, ये सब 29 अंक प्रमाण संख्या लिखी बताई जा रही है आपको। हाँ, कहाँ गया? धूम सी लागा सा, सा ये वाला सा है, 7 नंबर का आएगा। सलाग लिखा ना, सा ये 7 सा 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 3 प्रकार के सा है ना, इसी क्रम से लिखे जाएंगे। तो ये 7 नंबर स ला, ला 3 और फिर ग 3, फिर बोलो, बोलते जाओ। व बी 4 का, हाँ व का कितना लिखना है? 4, बोलो जल्दी बोलो। 4 के बाद फिर 6, फिर बोलो क्या लिखा है? विचार, हो गया। रा का 2 आ गया। फिर क्या लिखा? भय, भा का 4, या का 1 और बोलो 5, कितने आ गए? मेरू हो गया। रा का 2, यहां तक मेरू हो गया, 1 लाइन पूरी हो गई यहां तक, गाथा की 1 लाइन अभी तो और बची है ना थोड़ी सी। हाँ, तट त 6, टाका 1, ह 8, हाँ र का 2, हाँ खा का 2, झा का 9 है, 9 यहाँ लिख लेता हूँ, 7 यहाँ लिख देता हूँ। हो गया पूरा? ख ज स 7 हो गए, 7 लास्ट हो गए। ठीक है ना? अभी तो लिखा है ना, एक तरफ ब्राह्मी बैठी होती, एक तरफ सुंदरी बैठी होती, तो फिर बताते कैसे लिखे है ना। आदिनाथ भगवान ने है ना बेटियों को सिखाया था ना कि एक तो अंक विद्या और एक है अंक विद्या और स्वर विद्या। तो ये अंक जो विद्या सिखाई थी है ना, तो वो जो है एक ब्राह्मी बैठी थी, एक सुंदरी बैठी थी, है ना। तो लिपि विद्या सिखाई थी, ब्राह्मी को सिखाई थी लिपि लिखना, लिपि विद्या। तो लिपि तो ऐसे लिखी गई, ब्राह्मी इधर बैठी होगी तो वो तो ऐसी लिखी गई, है ना, और सुंदरी इधर बैठी होगी तो वो जो है उसको पहले ऐसी लिख के सिखाया। फिर कहा कि देखो ये तुमने जो अंक लिखे हैं इनको अंका नाम वामतो गति, जो हमें पढ़ना होगा तो अंकों को हमें पीछे से पढ़ना होगा। हम कहाँ से पढ़ते हैं? ऐसे सिखाया गया बचपन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसी तो पढ़ते हैं, है ना। तो अंकों की गति पीछे से होती है, इसका एक सूत्र आ जाता है अंका नाम वामतो गति, है ना। अब आपको यहाँ पीछे से संख्या बनानी है, थोड़ा सा इसको हटाना। हाँ, अब इसको देखो, पहले क्या आया? 7। अब आप इसको सीधा लिखो कैसे? हाँ, तो अब थोड़ा सा इसको ऊपर हटाना, ऊपर वाला है। तो क्या पहले क्या आएगा? अंक 7 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 92, फिर आएगा 28। समझ आ रहा है ना? तो ये करोड़ों 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 की संख्या हो गई। अब ये 29 अंक प्रमाण, है ना। अपने को जितनी भी गिनती करना है वो सब करोड़, लाख और हजार में करना है। अब वो करोड़ के आगे अरब होते हैं कि वो खरब होते हैं कि शंख होते हैं, नील होते हैं, वो सब नहीं लेना अपने को, है ना। तो कितने करोड़ 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 हो जाएगा ये। तो ये जो संख्या आती है ये हो जाता है। अब देखो एक, अगर आप इसको गिनोगे कभी तो इसके डिजिट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 7 करोड़ 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 करोड़, ये 4 बार करोड़ आ जाएगा इसमें। 7 कोटा कोटि कोटा कोटि, ऐसा कहना पड़ेगा इसको। समझ आ रहा है? ये 7 हो गया। फिर इधर से चले अपन 92 लाख, कितने? 92, ये लाख हो जाएंगे। फिर इधर से चले 28 है, 28,000 हजार हो जाएंगे, ठीक है ना।
अभी ये पूरी संख्या नहीं हो रही है, अभी इतने करोड़ बनाएंगे, 92,28,000, फिर कितने 162, इतने क्या बनाना है आपको। पहले हमने 4 बार करोड़ 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 लिए थे, अब ये इतने 3 बार करोड़ 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 लेंगे, इतने करोड़ कोटि 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 हो गए, एक है ना, इसमें एक डिजिट कम हो गई। क्या हो गया, सिर दर्द होने लगा। है ना, चलो यहां तक आ गए, 162 कोटा कोटि कोटि हो गया। अब ये आ गया फिर अपन 51 लाख, फिर आया है ना 51 लाख, और फिर ये 42 है 42,000 है, और 643 है। अब ये क्या हो गया, ये 2 बार कोटा कोटि आ जाएगा, कोटा कोटि, ये 2 बार कोटा कोटि आ गया। ठीक है, सब इंग्लिश में लिख रहा हूं है। फिर इसके बाद कहां तक आ गए, 643 यहां तक हो गया, फिर 37, फिर यहां लाख से शुरू करेंगे, 37 लाख, और 59 ये 1000 आ गया, फिर 354 354 ये करोड़ रह गया यहां पर। ठीक है ना, अब क्या बचा 39, ये 39 ये भी लाख ही आएगा, है ना। क्या हो गया, शांति, 50,000, दिमाग सही रखो, 39,50,000 और 336, ये 336, ये क्या हो गया, इतने। ये आपकी जो संख्या आ गई, ये सब 29 अंक प्रमाण संख्या होगी। आप इसके अंक गिन लो, 29 अंक हो गए कि नहीं, गिन लो, एक आध कोई छूट गया हो तो। इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा, 7 कोटा 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 कोटि, 92,28,162 कोटा 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 है, कोटा माने करोड़ करोड़, कोटि कोटि कोटि, फिर 51,42,643 करोड़ करोड़, फिर 47,59,000 और 354 करोड़, और फिर 39,50,336 करोड़। ठीक है ना, ये 29 अंक प्रमाण जो ये संख्या है, ये किसकी संख्या आ गई, ये पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है। अंकों के हिसाब से ये हो गई, और इतने करोड़ ये मनुष्य होते हैं, ये आपको बता दिया। तो ये जो है पर्याप्त मनुष्यों की संख्या का ये गणित इस गाथा में इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है ना, कुछ शंका है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पज्जत मनुष्याणम तिचौथो मानुषीण परिमाणम सामन्ना पुण्णूणा मणुव अपज्जत्तगा होन्ति। हाँ देखो क्या कहते हैं, अब पर्याप्त मनुष्यों की जो संख्या है उनका 3/4, तिचौथो माने 3/4 भाग, मानुषीण परमाणम, ये मनुष्यनियों का परमाण है। मनुष्यनी ना कहकर यहाँ पर मानुषी कहा जाएगा। क्या कहेंगे, मानुषी, क्योंकि अगर मनुष्यनी कहेंगे तो ये भाववेद वाली हो जाएंगी। मनुष्यनी माने भाववेद वाले मनुष्यनी कहलाते हैं। मानुषी कहेंगे तो इसमें द्रव्य स्त्रियां आ जाएंगी। माने जो महिलाएं हैं द्रव्य से, माने शरीर से जो स्त्रियां हैं, उनकी जो संख्या है, ये जो पर्याप्त मनुष्यों की जितनी संख्या बताई, उनका 3/4 भाग है, 3/4 भाग। क्या समझ में आया? जो जितनी भी पर्याप्त मनुष्यों की संख्या है उसका 3/4 कर दो।
हाँ, उसमें चिन्ह से अब समझने के लिए मान लो अगर आप 16 अंक लेकर के चलें, है ना, तो 16 का 3/4 कितना हो गया? 12। माने 16 में से 12 तो स्त्रियां होंगी। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से आपको जानना है। 3/4 स्त्रियां हैं, बहुमत तो है। सामन्ना पुण्यूणा मणो अपज्जत्तगा होती, है ना, जो पर्याप्तक मनुष्य थे उनसे कम कर दो, सामान्य में से, सामान्य जो मनुष्य थे उनमें से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या कम कर दो, तो जो बचेगी वो मनुष्य अपर्याप्तकों की संख्या हो जाएगी। सामान्य में तो सभी इंक्लूड हो गए थे, तो उसमें पर्याप्त भी थे अपर्याप्त भी थे। सामान्य मनुष्यों की संख्या जो ऊपर बताई थी उनमें से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या को घटा दो, जो संख्या बताई थी उसमें से पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण थी, इसको कम कर दो, तो जो बचेगी वो कितनी हो गई? वो केवल अपर्याप्त मनुष्यों की संख्या हो जाएगी। इस तरह से मनुष्यों की संख्या का ये प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। सुन लिया? आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सब यहाँ शास्त्रों में पहले से बताया जा चुका है ना। परिवर्तन अगर कहीं पर आपको कम ज़्यादा के रूप में देखते हैं तो वो कुछ काल की विडंबना हो सकती है, लेकिन यह जो संख्या बताई जा रही है ये किसी एक क्षेत्र की नहीं है, ये पूरे 2.5 द्वीप के मनुष्य और मनुष्यनियों की संख्या है। अगर कहीं पर बैलेंस बिगड़ता है तो कहीं पर बैलेंस दूसरा बन जाता है, लेकिन एक जो रेशियो है वो इतना ही बना रहता है। तो हमें केवल ये नहीं देखना कि यहाँ भारत में कितना है, अब किसी किसी देश में तो स्त्रियों की संख्या बहुत कम है और किसी किसी देश में स्त्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी अनुपात के अपेक्षा से। समझ आ रहा है? तो हर देश अपने अपने तरीके से नहीं, टोटल जो पूरे 2.5 द्वीप में मनुष्यों और मानुषी उनकी जो संख्याएं हैं उसका एक रेशियो है, तो वो इस तरीके से है 3/4 भाग। ठीक है ना? जब बोली परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की। चलिए सभी जनवाणी से खड़े होंगे। श्री जीणवाणी जग कल्याणी जग जड़ी मदित में मोह हरी जड़मणि हरी गढ़ हरी हरी जमी जरा भवी रोगी हरी तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पहड़ी सुड़ी मये धारे नाणम सुखी मणंतम धनी सासदे मुखे पदम पावे सासदे मुखे पदम पावे। नवण मुखार मंत्र।